दादा आला मम्मी कधी येणार रे. आलो. हाँ बच्चों, ये सवाल कर रहे थे। अपन ने पता कर लिया था कि बैटरी से तो 8 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, है ना। अब अगर बैटरी से 8 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो करेगा बच्चों, तो क्या होगा? कैपेसिटर पे भी 8 माइक्रो कूलम का ही चार्ज आएगा। कौन से वाले कैपेसिटर पे? जो 3 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है, उस पे भी 8 माइक्रो कूलम का ही चार्ज आएगा। अब ये 8 माइक्रो कूलम का चार्ज क्या होगा? ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर में 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो चार्ज कैपेसिटेंस के रेशो में डिवाइड हो जाता है ना। तो चार्ज ऑन 4 माइक्रो कूलम कितना आ जाएगा? 2/3 ऑफ 8 यानी 16/3 माइक्रो कूलम। और 2 माइक्रोफेरेड पे कितना आ जाएगा? 1/3 ऑफ 8 यानी 8/3 माइक्रो कूलम। ये बात समझ में आ रही यस। है ना। इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके हम कैपेसिटर में कितना चार्ज वगैरह है ये पता लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, कितने बच्चे आ गए हैं? अब आ गए हैं क्या सारे? 54 आए हैं। बाकी लोग नहीं आने वाले हैं क्या? पता नहीं। ठीक, देखो ऐसा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर सीरीज पैरेलल पढ़ा है, उसी तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज का भी कंसेप्ट होता है कैपेसिटर में, है ना। किस तरीके से देखो,
देखिए ऊपर वाले दो कैपेसिटर्स, नीचे वाले दो कैपेसिटर्स, ये टर्मिनल्स के नाम हम देते हैं ABCD। तो देखिए C1 एंड C2, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि C1 और C2 का जो रेशो है वो बराबर हो जाए C3 और C4 के रेशो के, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ B बराबर होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ D। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? क्योंकि आप ये देखिए कि C1 और C2 के अक्रॉस मिलाकर के टोटल ड्रॉप कितना है, V के बराबर, और C3 और C4 के अक्रॉस ड्रॉप मिलाकर के भी कितना है, V के बराबर। दोनों के अक्रॉस ड्रॉप भी, दोनों के अक्रॉस ड्रॉप V के बराबर। है ना? अब ये जो भी टोटल ड्रॉप इनके अक्रॉस आ रहा है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशो में ही तो डिवाइड होगा, है ना? यहाँ पे डिवाइड होगा C2:C1 के रेशो में, यहाँ डिवाइड होगा C4:C3 के रेशो में। तो अगर इन दोनों का रेशो बराबर है, क्या मैं बोल सकता हूँ B और D के अक्रॉस ड्रॉप भी सेम आएगा? इसका मतलब क्या होगा, इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस B and D, no charge will be acquired by that. बी और डी के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके पास चार्ज कितना होगा, उसके पास चार्ज होगा 0। ये बात समझ में आती है? यस। आप यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा भी दोगे तो वो कैपेसिटर इज नॉट गोइंग टू एक्वायर एनी चार्ज प्रोवाइडेड दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, है ना? तो ये जो चीज अपन ने लिखी हुई है ना, इसको आप ऐसे मान सकते हो, दिस इज कंडीशन फॉर दिस इज कंडीशन फॉर charge on C5 to be 0। C5 कैपेसिटर पे चार्ज की 0, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। है ना? तो बेटे जो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने रजिस्टर के लिए पढ़े थे ना, चाहे वो सिमेट्री सर्किट्स वाले हों या वो इनफाइनाइट रजिस्टर वाले हों,
वो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे कोई आपसे कहे कि भाई ये एक क्यूब है ना। सर आप एक बार पिछला पेज दिखा सकते हो? हाँ। हो गया सर। ओके। जैसे इस वाले सर्किट में हमसे कहा जाए कि ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड सी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड सी। सर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, मतलब कोई एक या? सब सी है, ऑल आर सी, ऑल आर सी। सर 3C/2। नहीं नहीं नहीं। ए और डी के बीच में नहीं है ना कैपेसिटर? ए और डी के बीच में भी है ना भैया, सब में है, सब में है कैपेसिटर। तो 6 वो C/5। गलती से है। हम्म। 6 C/5। देखो, ए और सी के बीच में पता लगाना है ना। अब क्या होगा बेटे, जितना चार्ज इधर ए से डी जाएगा उतना ही ए से बी भी जाएगा, है ना। तो यहाँ x जाएगा तो यहाँ भी x जाएगा। मान लो यहाँ से q आया तो इधर q माइनस 2x जाएगा, और आते समय भी यहाँ से x आएगा और यहाँ से भी x आएगा। अब इधर से x आया, इधर से x आया, तो ये वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहा। उसी तरह से D वाले पर आप KCL लगा दो, चार्ज कंजर्वेशन, तो इधर से चार्ज x आया, इधर से x चला गया, तो इधर ये वाला भी किसी काम का नहीं रहा। अब ये वाला किसी काम का नहीं रहा तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों भी सीरीज में हो गए,
सी और सी सीरीज में तो C/2, ये सी और ये सी सीरीज में तो ये भी C/2, C/2 और C/2 ऐड होकर के सी हो जाएगा। तो H और F के बीच में अपन क्या करेंगे, सीधा H और F के बीच में C/2, C+C/2 है ना, और C/C/2, C/2 और C/2 C। तो H और F के बीच में सीधा अपने को लगाना है एक C, H और F के बीच में, ठीक है। फिर H और A के बीच में एक आ जाएगा, ये भी रहेगा C, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले सर्किट की अगर बात करोगे तो क्या होगा, क्योंकि ये वाला अब हट गया है, तो AD और DC वाला, AD और DC वाला, क्योंकि अब ये वाला हट गया है तो D पे जो चार्ज आएगा वो ऊपर तो जाएगा नहीं सीधा, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। तो AD और DC मिलकर के C/2, AB और BC मिलकर के C/2, और C/2 और C/2 मिलकर के C हो जाएगा। तो A से C के बीच में भी सीधे C आ जाएगा, है ना। और जैसे यहाँ पर A से H वाला आपने C लगाया है, उसी तरह से F से C के बीच में भी एक C लगा दो। तो C ये मिलकर के हो गए C/3, C/3 और C/3 प्लस C मिलकर के हो गया कितना, 3C/4। तो ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनके बीच में आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रही बात? यस सर। सर वो 4C/3 होगा क्या? क्या बेटे? So equivalent capacitance. 4C/3 होगा, क्यों? तो बीजी और ईडी उसका कैपेसिटर। अच्छा सॉरी, मैंने कैलकुलेशन गलत किया। हाँ हाँ, कितना होगा 4C/3। हाँ अब बोलो, अब बोलो, क्या दूसरा बच्चा क्या डाउट पूछ रहा था? सर बीजी और ईडी का कैपेसिटर। कौन सा BG और? ईडी। हाँ, उसमें चार्ज ही नहीं फ्लो हुआ ना भाई। देखो यहाँ से X चार्ज आया और यहाँ पे भी X चार्ज चला गया, इसका मतलब B से G में कोई चार्ज ही नहीं गया। तो इस वाले कैपेसिटर को हटा ही दो ना भैया। जब चार्ज ही नहीं जा रहा है, जीरो चार्ज है, तो हटाओ उसको। ओके सर। नहीं, है ना। समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। सर यस सर। ओके, है ना। तो देखो इसी तरह से क्या है, अगर इनफाइनाइट वगैरह वाला आए तो उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, है ना। इनफाइनाइट वाले को भी मैं उसको अब रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है बच्चों, नो सर। नहीं सर। है ना। तो और बाकी क्या है, बाकी आप उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना ही सही। तो अगर उसमें डाउट आता है तो अपन उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब देखो ध्यान दो बच्चों कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी बनते हैं कैपेसिटर्स में। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो आपको कहा जाए कि ये एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है C, और यहाँ पर क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, उसका EMF है E,
और यहाँ पर क्या है, एक कैपेसिटर है, ऑफ लेट्स से कैपेसिटेंस 2C, है ना। मान लो पहले क्या था, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। ये जो स्विच था आपका S was initially in position 1 and then it is shifted from position 1 to position 2. Find the heat produced in the shifting of the switch. तो क्या होगा बच्चों, जब आपका स्विच पोजीशन 1 में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे चार्ज CE है, यहाँ चार्ज -CE, और ये बैटरी, और ये जो 2C कैपेसिटर है उसके पास, हमें ये दिया हुआ है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है शुरू में। 2C was initially uncharged। और ये तो अभी सीन से गायब है ना। अब जैसे ही आपने स्विच को पोजीशन 2 में स्विच करोगे, तो क्या हो जाएगा, क्या ये सर्किट ऐसा बन जाएगा क्या बच्चों? यस सर। है ना, ऐसा बन जाएगा। तो 2C के अक्रॉस अब E का ड्रॉप आ जाएगा, तो ऊपर वाली प्लेट के पास आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा 2CE, नीचे वाली प्लेट के पास चार्ज आ जाएगा -2C, ये आ जाएगा। यस सर। और इसके पास चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो होने की जगह ही नहीं है, तो इसके पास तो कोई स्विच शिफ्ट करने के बाद कैपेसिटर, जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर है, उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। अब देखो, अगर इस वाली प्लेट के पास 2CE चार्ज आ गया, तो ये 2CE चार्ज बैटरी के थ्रू ही तो फ्लो होके आया होगा, है ना। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, ये 2CE हुआ। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी को क्या लिखें, E मल्टीप्लाइड बाय 2CE, यानी कि 2CE का स्क्वायर। दिस विल बी वर्क डन बाय द बैटरी। और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी जाकर के स्टोर हुई है वो निकालना है।
इसको हाफ इंटू कैपेसिटेंस इंटू ई का स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, तो ये वैल्यू सी ई स्क्वायर के आई। बैटरी ने इतना वर्क कर दिया, कैपेसिटर में एनर्जी सी ई स्क्वायर स्टोर हुई है। इसका मतलब हीट प्रोड्यूस्ड को क्या लिख दें अपन, वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड, ऐसा कर दें क्या? तो ये हो जाएगा 2 CE स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर, यानी CE स्क्वायर के बराबर का आंसर इसका आ जाएगा। सर आपने एनर्जी स्टोर्ड इन कौन सा कैपेसिटर लिया सर? बाद वाले, दूसरे वाले में, राइट वाले में। क्योंकि बेटे क्या है, जब स्विच को शिफ्ट किया उसके बाद की ही बात कर रहे हैं ना, है ना? यस सर। तो भाई ये वर्क डन भी तभी का है और एनर्जी स्टोर्ड भी तभी की। सर तो फर्स्ट वाले की वजह से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या बेटे? सर, वो पहले वाले कैपेसिटर की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले कैपेसिटर्स में क्या होगा, जब वो चार्ज हुआ होगा ना तो उसमें भी कुछ हीट प्रोड्यूस हुई होगी। जब वो चार्ज हुआ होगा तो उसमें भी कुछ हीट प्रोड्यूस हुई होगी। सर अभी भी वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसकी वजह से बेटे? पहले वाला कैपेसिटर का भी नहीं कुछ नहीं पोटेंशियल होगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पहले वाले कैपेसिटर से कुछ, क्योंकि बेटे वो तो अब वो सर्किट में पार्ट ही नहीं है ना। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट, राइट? तो इससे यहां से सर चार्ज जा शेयर नहीं नहीं हो सकता, तो रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा। देखो यहां से चार्ज, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्या हो गया? ऊपर वाली प्लेट से चार्ज जा नहीं सकता तो नीचे वाली प्लेट पे चार्ज आ भी नहीं सकता, है ना? ऊपर वाली प्लेट से चार्ज जा नहीं सकता तो नीचे वाली प्लेट पे चार्ज आ भी नहीं सकता, ये बात है इसकी। सर लेकिन हेलो हम हेलो, पोटेंशियल मानेंगे, एक एक हाँ बोलिए भैया। मान के करेंगे तो अरे यार अभी पोटेंशियल नहीं किया, करता हूँ आज करता हूँ। है ना बेटे? ये वाला कैपेसिटर क्या है, अब ये इससे कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये इसका कुछ नहीं कर पाएगा। आप इसको मान सकते हो कि दिस इज एज गुड एज आउट ऑफ द लूप। इलेक्ट्रिकली देर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू। फिजिकली आपको लग रहा होगा साहब ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो कहीं इसका चार्ज इस पे आ जाए। ये बैठा है ना इधर, ये कहेगा भैया मेरा चार्ज नहीं बदल सकता तो तेरा भी नहीं बदल सकता, अपन दोनों जो भी होगा साथ में ही करेंगे। सर लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है ना। नहीं आ सकता ना ये, कैसे आएगा बताओ? सर उसका कुछ तो होगा ना, चार्ज बाय सी हाँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ये वाला जो कैपेसिटर है, लेफ्ट वाला कैपेसिटर,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ई है ना, उसकी मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ई है, राइट। हाँ सर, बट तो सिंस इट इज, तो अभी कोई भी वो जो कनेक्टेड नहीं है उसको हमने अभी जीरो पोटेंशियल मान लिया और इस साइड को ठीक है, ई इसको माना। ठीक है, तुमने इसको जीरो मान लिया है ना। हाँ सर। हाँ, अब बोलो, ये वाला भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, दूसरे साइड को जीरो ये माना। ई होगा, ये भी ई होगा, और ये भी ई होगा। अब बोलो। वो किस, हाँ सर मेरे किसी को डाउट क्या था? हाँ बच्चों, क्या भाई देखो, तुम्हारा डाउट क्या था, मेरे ख्याल से तुम बोल रहे थे कि यार सर यहाँ से कोई नीचे से चार्ज चला जाए, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या तुम? नहीं सर, मुझे लगा वो पोटेंशियल चेंज हो जाता। कौन सा पोटेंशियल चेंज हो रहा है? सर वो जीरो आपने जिधर लिखा है ना, वो हम्म 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 मुझे लगा अभी ये जो कनेक्टेड नहीं है ना सर वायर, वो जीरो है हम्म। तो इस साइड ई आ जाएगा और टू ई भी हो जाएगा। ना 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 ना, अरे मेरे बेटे ऐसा नहीं, देखो क्या है, सुनो मेरी बात को। अ, तुम अगर मान लो ऊपर जीरो मान लेते हो, मेरे ख्याल से तुम ऐसा बोल रहे हो, है ना। अगर तुम ऊपर जीरो मान लोगे तो नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ई माइनस। होगा, तो इसका भी माइनस ई होगा, तो इसका भी माइनस ई हो जाएगा, इसका माइनस ई है, तो इसमें ई पे तो यहाँ का हो जाएगा, और यहाँ का भी जीरो हो जाएगा, सर तो कैपेसिटर है ना। उल्टा होता तो फर्क अरे अरे आएगा। भैया, नहीं, कैपेसिटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर कैपेसिटर के कोई पोलर मतलब, वो तो उसकी दोनों प्लेट एक समान ही होती है ना, है ना। कैपेसिटर उल्टा, भाई कैपेसिटर के पास थोड़ी ना पहले से कोई पोटेंशियल ड्रॉप था, वो तो बैटरी ने प्रोवाइड किया ना उसको, समझ रहे हो। यस सर। यस। ओके, और देखो, जैसे और एक सवाल कराता हूँ। देयर वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन इरोडोव, बट आई विल हैव टू ओपन द बुक। देखो ये रहा मेरे पास।
देखो ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? What amount of heat will be generated in the circuit shown in figure 3.30, है ना? After the switch is shifted from position 1 to, ठीक है, what amount of heat will be generated in the circuit after switch SW is shifted from position 1 to position 2, ठीक है? ये सर्किट दिख रहा है ना बच्चों तुमको? यस सर। सब अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले ड्रॉ द स्टेट इन सर्किट इन पोजीशन 1। तो कैसा हो जाएगा? ये C है, ये C0 है, और ये बैटरी। ठीक है, अब देखो ये C और C0 दोनों पैरेलल में है बच्चों। क्यों? यस C and C0 आर बोथ इन पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C प्लस C0, है ना? तो मेरे पास सर्किट कैसा बन जाएगा? इधर आ गया C प्लस C0, इधर आ गया कितना? C, और ये आ गया E। अब ये बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी, ये दोनों कैपेसिटर्स अभी क्या हैं? सीरीज में है ना? तो इनका इक्विवेलेंट क्या है?
C इंटू सी प्लस सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट। तो ये आ जाएगा C इंटू सी प्लस सी नॉट डिवाइडेड बाय 2C प्लस सी नॉट। तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो E इंटू सी इक्विवेलेंट के बराबर फ्लो करेगा, यानी C इंटू सी प्लस सी नॉट इंटू E अपॉन 2C प्लस सी नॉट। तो ये कितना आ जाएगा बेटे? इतना इतना चार्ज रहेगा दोनों के पास। ये इतना इतना चार्ज फ्लो करेगा। ये बात समझ में आती है? अब जब हमने स्विच को शिफ्ट पोजीशन 2 पे स्विच कर दिया, अच्छा इसमें भी क्या है, इसमें भी एक चीज और अभी बंटवारा और करना है अपने को, क्योंकि ये वाला जो कैपेसिटेंस आप C प्लस सी नॉट बना रहे हो, एक्चुअल में ये कोई एक कैपेसिटेंस थोड़ी है, तो दो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे भी चार्ज किस तरह से डिवाइडेड है वो भी लिख देते हैं अपन। इधर है C, इधर है सी नॉट, और यहाँ पर बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है C। अब इनमें क्या होगा, टोटल चार्ज तो इतना ही आएगा, लेकिन ये C और सी नॉट के रेशियो में डिवाइड होगा। तो C अपॉन सी प्लस सी नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। C अपॉन सी प्लस सी नॉट से इस वाले चार्ज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो C प्लस सी नॉट से C प्लस सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा C स्क्वायर E अपॉन 2C प्लस सी नॉट। इस पे हो जाएगा माइनस C स्क्वायर E अपॉन 2C प्लस सी नॉट। सॉरी सॉरी सॉरी, उस पे उतना नहीं आएगा, उस पे कितना आएगा, इस पे चार्ज निकालना है तो C नॉट अपॉन C प्लस सी नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। C नॉट अपॉन C प्लस सी नॉट से, तो C प्लस सी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा C सी नॉट C सी नॉट इंटू E अपॉन C प्लस सी नॉट। और इस वाले पे तो खैर चार्ज वो है ही सही, कितना, इस C वाली प्लेट इंटू पे C तो प्लस सी नॉट। C इंटू सी प्लस सी नॉट इंटू E अपॉन 2C प्लस सी नॉट, है ना। अब देखो जब अपन ने उसको शिफ्ट कर दिया स्विच को, तब क्या होगा,
कैपेसिटर शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो शिफ्टिंग के बाद अब क्या होगा, देखो लेफ्ट वाला कैपेसिटर अकेला रह जाएगा, जो कि बैटरी से यूं इस प्रकार से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा, और राइट में दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी नॉट इधर हो जाएगा सी, और ये वाला भी हो जाएगा सी, और ये बैटरी का ईएमएफ है ई। सर अभी भी सब सेम ही होगा ना, मतलब ऊपर वाले का उल्टा केस है। हाँ, देखो क्या होगा कि अभी भी क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट सी प्लस सी, मतलब ओवरऑल इक्विवेलेंट उतना ही रहेगा, है ना। तो बैटरी चार्ज उतना ही सप्लाई किया है, कितना, सी इंटू सी प्लस सी नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट, है ना। और देखो इस वाली प्लेट के पास चार्ज आ जाएगा, जो ये वाला चार्ज था ना, अब वो इसके पास आ जाएगा। लेकिन देखो ध्यान दो बच्चों, पोलैरिटी के हिसाब से उल्टा होगा। अ, इस वाली प्लेट के पास कितना चार्ज आ गया है अब, -C इंटू सी प्लस सी नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट, और ऊपर वाली प्लेट के पास आ जाएगा C इंटू सी प्लस सी नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी नॉट। और इधर C और सी नॉट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वैसा जैसा यहाँ पे था, है ना। लेकिन नीचे वाली प्लेट के पास पॉजिटिव आएगा, नीचे वाली प्लेट के पास देखोगे तो कितना आएगा, +C² ई अपॉन 2C प्लस सी नॉट। और लेफ्ट में भी नीचे वाली प्लेट के पास आएगा सी नॉट ई अपॉन 2C प्लस सी नॉट। यहाँ भी टू टू लिखना चाहिए, 2C प्लस, है ना। और ऊपर वाली प्लेट के पास -C² ई अपॉन 2C प्लस सी नॉट। यहाँ पे भी ऊपर वाली प्लेट के पास -C नॉट ई अपॉन 2C प्लस सी नॉट, ठीक है। देखो क्या कैपेसिटर में इनिशियल टोटल इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स when switch in position 1 is equal to energy stored in capacitors when switch in position 2, क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। यस सर। कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर्ड तो बराबर है या नहीं, वो तो बराबर है साहब, है ना। यस। अब हम देखें यार, बैटरी से कुछ चार्ज फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अब आप उसको यूं समझ सकते हो बच्चों कि बेसिकली इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को कंपेयर करना है आपको, है ना। तो देखो ये वाली जो प्लेट थी ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना, पहले। अब जब मैंने ये चेंज कर दिया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, ये नीचे वाली दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी अपन ने, ये दोनों प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के मिलाकर के अगर चार्ज में कुछ परिवर्तन आया है
तो वो इस बैटरी की वजह से या फिर आप ये वाली प्लेट देख लो, ये वाली प्लेट तो सिर्फ किससे कनेक्टेड है, बैटरी से ही कनेक्टेड है ना। तो इस नीचे वाली प्लेट के चार्ज में अगर कोई चेंज आया है तो बैटरी की वजह से ही आया होगा कि नहीं आया। यस सर। इस प्लेट के चार्ज में कुछ चेंज आया होगा तो बैटरी की वजह से ही आया होगा। अब देखो इस वाली प्लेट के पास पहले कितना चार्ज था, देखना, ये रही ये प्लेट। पहले इसके पास चार्ज था -c²e अपॉन 2c प्लस c0, इतना चार्ज था, है ना। अब कितना चार्ज हो गया इसके पास, -c प्लस c0 t अपॉन 2c प्लस c0। तो चार्ज में चेंज तो आया, ऐसा नहीं बोल सकते कि चार्ज में चेंज नहीं आया, है ना बच्चों। हाँ चार्ज सर। में चेंज तो आया है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि चार्ज में चेंज नहीं आया। अब कितना चार्ज मान लो अपन यूं देखें कि ऐसे माने कि इस प्लेट से चार्ज चला गया, ऐसा है, इस वाली प्लेट से चार्ज गया, है ना। इस प्लेट से चार्ज गया, कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया। तो पहले इतना चार्ज था -c² e अपॉन 2c प्लस c0, इतना चार्ज था। इसमें से क्यू चार्ज चला गया तो कितना चार्ज बचा, माइनस टाइम्स c इंटू c प्लस c0 इंटू e डिवाइडेड बाय 2c प्लस c0, इतना चार्ज बचा। सर ये वापस तो बताना। भाई देखो पहले कितना चार्ज था, इतना चार्ज था, है ना। हाँ सर। अब ये वाला तार तो आपने हटा दिया, इस तार को तो हटा करके उधर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें से तो कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता था, इसमें से जो भी चार्ज बाहर गया होगा वो बैटरी में ही तो गया होगा। मैंने मान लिया -c² e अपॉन 2c प्लस c0 में से क्यू चार्ज चला गया, तो बचा कितना, इतना ही तो चार्ज बचा। हाँ हाँ सर, समझ गया। इसको इसके इक्वेट कर दो, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हो जाएगा क्यू को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा c इंटू c प्लस c0 इंटू e डिवाइडेड बाई 2c प्लस c0 -c² e अपॉन 2c प्लस c0। तो यहाँ से c e0 अपॉन 2c प्लस c0 कॉमन ले लो, मतलब c में तो e0 नहीं लगाएंगे, ce अपॉन 2c प्लस c0 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, c प्लस c0 माइनस c, ये बच गया। यानी क्या आ गया, ये c से c कैंसिल हो गया तो q की क्या वैल्यू आ गई, c0 e अपॉन 2c प्लस c0। दिस इज चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ स्विच। ये बात मानते हो बच्चों। यस सर। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। e से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन बाय बैटरी इन शिफ्टिंग ऑफ स्विच। तो आ जाएगा c0 e² डिवाइडेड बाय 2c प्लस c0। क्या ये पूरा का पूरा हीट डिसिपेटेड में चला जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड।
बोलो बच्चों, Yes. क्या ये पूरा का पूरा हीट प्रोड्यूस में चला जाएगा? Yes. क्यों क्यों चला जाएगा भाई, कारण बताओ। Initially, energy stored in capacitor, finally same. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर था पहले, वही बाद में भी है। तो जब एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू सेम है, तो क्या हुआ? बैटरी का वर्क ने क्या किया भाई? हीट ही प्रोड्यूस करी, और क्या पूरी खराब ही हुई है बैटरी का वर्क? क्यों? Yes, sir. कैपेसिटर में ऐसा तो हुआ नहीं कि स्टोर्ड एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा चेंज आ गया हो सब। जब एनर्जी स्टोर्ड टोटल सारे कैपेसिटर्स की मिला करके उतनी ही रही है, इसका मतलब हम निश्चित तौर पे क्या बोल सकते हैं, पूरी की पूरी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई। ये अंकल की दुकान पे, दुकान नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? मैं अंकल की दुकान पे जा रहा, अंकल की दुकान पे जा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो तो आ रहा हूँ फिर। हाँ भाई, ये बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अच्छा। उसी तरह से देखो, एक और क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम हेरोडोफ। देखो वो भी मैं ओपन करता हूँ। ये जो स्विच की शिफ्टिंग वगैरह वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं बच्चों, है ना? आपको लगाना खाली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और यही सब करना है, लेकिन देखो कैसे हैं। ये रहा। सर उसके क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेते। हाँ 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 हाँ, भी ले लेता हूँ, सही आइडिया था। ठीक है, ये है बच्चों, है ना? ये अपना एग्जांपल, इसको फिगर 3.24 मान लो। व्हाट चार्ज विल फ्लो आफ्टर शॉर्टिंग ऑफ स्विच SW in the circuit illustrated in figure 3.24 through sections 1 and 2 in the directions indicated by the arrows? 1 में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 2 में कितना फ्लो करेगा? ट्राई करो बच्चों इसको एक बार।
तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? सर शॉर्टिंग का मतलब क्या है? शॉर्टिंग मतलब बस कनेक्ट करना, प्लेन वायर से कनेक्ट करना, बंद करना है ना, स्विच को बंद करना। देखो, बिफोर एस एस, व्हेन स्विच इज ओपन, है ना, जब अपना स्विच ओपन है तब की बात कर लेते हैं। तो उस समय पे क्या होगा बच्चों? ये लेफ्ट वाली बैटरी का तो कोई काम नहीं। सर्किट कैसा है? सिर्फ इतना ही मान सकते हैं सर्किट को कि नहीं? यस सर। C1 C2 E, ये C1 और C2 दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो चार्ज कितना कितना रहेगा? दोनों के पास बराबर बराबर चार्ज रहेगा। C1 के पास रहेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E। इधर रहेगा माइनस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E। यहाँ रहेगा प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E। यहाँ रहेगा माइनस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E। अब जब स्विच क्लोज कर देंगे तब क्या होगा? When switch is closed, तब क्या होगा बच्चों? सर्किट कैसा बन जाएगा? ये E, इधर C2, उधर से आ रहा है क्या? C1, और एक और बैटरी है E। अब देखो, यहाँ जीरो मान लो आप पोटेंशियल, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E, तो यहाँ भी हो जाएगा E, तो यहाँ भी हो जाएगा E। बोलो बच्चों, यस सर। कोई डाउट? अगर ऐसा हो गया तो C2 पे चार्ज कितना हो जाएगा? ऊपर की प्लेट पे C2E, नीचे की प्लेट पर माइनस C2E, और C1 पे कितना हो जाएगा? 0 0। Yes. ठीक है, देखिए क्या है।
अब देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं कि इधर कितना चार्ज गया और इधर कितना चार्ज गया, ये बताओ आप। तो देखो, मान लो कि इधर चार्ज Q2 गया, तो जो इधर चार्ज गया होगा वही यहाँ पे भी गया होगा, वही यहाँ पे भी गया होगा, वही यहाँ पे भी गया होगा कि नहीं गया होगा बेटे? यस यस सर। तो आप इस वाली प्लेट को पकड़ो, इस वाली प्लेट को। ये वाली प्लेट पहले कहाँ थी? ये वाली प्लेट पहले यहाँ थी, नहीं? हाँ इस सर। प्लेट के पास कितना चार्ज था पहले? इस प्लेट के पास चार्ज था C1 C2 E अपॉन C1 प्लस C2, इतना था, है यस। ना? और अब आप बोल रहे हो कि इसके पास Q2 चार्ज आया और चार्ज आकर के चार्ज हो गया 0, है ना? तो C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2 पे कुछ Q चार्ज आया और आकर के हो गया 0, तो यानी Q की क्या वैल्यू हो गई बच्चों? Q की वैल्यू हो गई -C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2। ये Q की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? Q2 की, क्या Q2 को इतना लिख सकते हैं? यस सर। ये वैल्यू आ जाएगी Q2 की। अब Q1 की बात करें, मान लो इधर चार्ज गया Q1, है ना? तो देखो क्या है बच्चों, आप इस वाली प्लेट को पकड़ो, ये वाली प्लेट को, ये वाली प्लेट को पकड़ो। ये प्लेट कहाँ थी पहले? ये थी, है ना? अब इस वाली प्लेट पर पहले इतना चार्ज था, है ना? आप मान लो कि यहां से Q चार्ज गया होगा, कितना चार्ज गया होगा? Q। तो Q को Q1 प्लस Q2 के बराबर लिख सकता हूँ। Q को क्या लिख सकता हूँ? Q1 प्लस Q2, है ना? भाई यहाँ से Q आया, लेफ्ट में चला गया Q1, राइट में चला गया Q2। अब पहले Q की वैल्यू पता लगा लेते हैं, Q2 तो पता है ही, तो Q1 भी पता चल जाएगा। Q की वैल्यू का मतलब क्या है? इस प्लेट से चार्ज चला गया, तो पहले चार्ज था -C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2, इतना चार्ज था, उसमें से Q चार्ज चला गया, तो कितना बचा? तो बचा -C2E के बराबर का चार्ज बचा। तो इसका मतलब Q की क्या वैल्यू आ जाएगी? ये C2E को इधर ले आते हैं, तो C2E माइनस C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू Q की आ जाएगी। तो आप इसको उधर शिफ्ट कर दो, यहां से C2E कॉमन ले लो, C2E कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहां से आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि C2 स्क्वायर E अपॉन C1 प्लस C2, ये ऐसा आ जाएगा, है ना? सर वो सिंपलीफाई किया है बिना ही डाल देते, वो कट हो जाता ना। वो क्यू क्या? इज कहाँ? सिंपलीफाई किए बिना ही डाल देते वो। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, कट हो जाता है ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, हाँ सर। ऐसा ही लिखा रहने दो, ऐसा ही लिखा रहने दो, है ना? और इसको अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, Q की वैल्यू पुट कर दो। Q कितना है? C2E माइनस C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2।
फिर राइट साइड से प्लस ये Q C1 की C2। वैल्यू है, ये किसके बराबर है? Q1 प्लस Q2। व्हाट इज Q2? माइनस C1 C2 E अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या होगा? माइनस C1 C2 E से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी Q1 की क्या वैल्यू आ गई बेटे? C2E। ये बात समझ में आती है? Yes. है ना? एक बार चेक कर लेंगे यार इसके आंसर्स को, ये तो सही होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? 3.122। मैं गो टू पेज करते हैं। एक 130 पे है। ये देखो बच्चों, हाँ सर राइट है। ये आ रहा है ना? हाँ सर। ये ऐसा आंसर इसका। Q1 is C2E, Q2 is minus E C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अपने को क्या है, जब भी ये चार्ज फ्लो वार्ज फ्लो टाइप की चीज पूछी जाए तो हमें क्या देखना है? कोई ना कोई कैपेसिटर की प्लेट पकड़नी है ना, जो कि सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कनेक्टेड है ना? और उसमें देख लेना है कि पहले कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज आ गया, और उस हिसाब से आप उसको पूरे को सॉल्व कर सकते हो। क्यों बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। तो ठीक है बच्चों, बाकी फिर जो है वो अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना? अब आपका होमवर्क आप लोग देखो, कैपेसिटेंस की शीट से क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। You can solve as part of your homework from the sheet of capacitance। हमने काफी कुछ पढ़ लिया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 से आप पढ़ सकते हो सेक्शन A, B। A तो नॉर्मल कैपेसिटर का सेक्शन है, B KCL KVL का हो जाएगा, C कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ये 3 सेक्शन आप कर सकते हो कम से कम। ठीक है बच्चों? डिचार्जिंग डिस्चार्जिंग और डाइलेक्ट्रिक 2 सेक्शन बचेंगे आपको। अपन को ठीक है बच्चों, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना? अभी के लिए बाय। समझ में आ गया ना आज का लेक्चर? हो सकता है थोड़ा ये बाद वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे हो तुमको, तो ये लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना? अ, इन क्वेश्चंस को जिसने समझ लिया, समझो आधा कैपेसिटेंस तो हो गया उसका, बाकी बस आधे की ही बात है। ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, है ना? हाँ सर। बाय। ओके। Bye. अच्छा सुनो बच्चों, मैं मुझे सुन रहा था कि भाई क्या है,
बच्चे कोर्स को लेकर के काफी चिंतित हैं, कोर्स कब खत्म होगा हमारा। तो जैसा कि मैंने पहले भी तुमको बताया है, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या है, अब अपना कोर्स में कोई ऐसा बहुत खत्म होने का बहुत बड़ी अपने वो नहीं आने वाली है, समझ रहे हो ना दिक्कत। यानी वी आर वेरी क्लोज टू, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वी आर वेरी फार फ्रॉम कोर्स कंप्लीशन। अगर तुमको जैसे डेट्स की मैं बात करूं कि सर किस तारीख तक कोर्स खत्म हो जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस अपना आज जैसे 1 अक्टूबर है, कल कल भी अपनी क्लास है ना बच्चों? यस Yes, सर। sir. कल भी अपनी क्लास है और शायद परसों भी अपनी क्लास, लगातार 2 दिन अपनी क्लास है। तो वो उन 2 लेक्चर्स में ये कैपेसिटेंस अपना खत्म हो जाएगा, मतलब 3 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम चालू कर देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी उतने ही लेक्चर्स लगते हैं जितने कैपेसिटेंस में लगे हैं। तो आप 2 वीक मान सकते हो, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को आप 2 वीक मान सकते हो। 2 वीक का मतलब कितना हो गया, जैसे 3 तारीख से, अगर अपन 4 तारीख से 2 वीक पकड़ते हैं मंडे से, वो 4 और 7 11, 11 और 7 18, है ना, 18 तक हमारा ये इजीली खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप अगले 2 वीक पकड़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमारा बाय अक्टूबर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद जितने भी टॉपिक बचते हैं वो सबके सब 3 3 लेक्चर के हैं। मतलब जैसे आपका हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट, वो 3 लेक्चर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो 2 लेक्चर का ही है ना। वेव ऑप्टिक्स जरूर 3 4। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि नवंबर एंड तक तो हमारा बिल्कुल आराम से, बहुत मतलब तसल्ली से पढ़ेंगे ना, तब भी अपना सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। हो सकता है 25 तक भी अपन खत्म करने की स्थिति में आ जाए। बीच में जैसे तुम्हारे स्कूल में थोड़ा दिवाली ब्रेक कब से कब तक है, कुछ अनाउंस हुआ है क्या बच्चों? 2 मिनट देख के बताता हूँ। सर नवंबर में टर्म 1 भी है। नवंबर में? हाँ सर, ओके ओके। बोर्ड्स वाले सेकेंड वीक से, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या थर्ड वीक। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी, है? हाँ यस सर। हम्म। अच्छा, तो वो बेसिकली अच्छा, एक तुम्हारा ये भी है ना, एवाईडी सर बता रहे थे कि केमिस्ट्री का सिलेबस तो कंप्लीशन पे आ ही गया है शायद, ऐसा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो तुम्हें वहां से, अपने को वहां से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर अपन उसको कवर अप कर लेंगे। सर दिवाली का हॉलीडेज 2 नवंबर से 14 नवंबर तक है। 2 नवंबर से 14 नवंबर तक, है ना? हाँ सर, डीएवी में। हाँ तो ओके, ज्यादातर मैं उसी के आसपास रहेगा जैसा मैं समझता हूँ, है ना। +- 2 डेज किसी का हो सकता है कि 3 से 12 तक हो, है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना रहेगा। तो देखो, वो जो दिवाली का ब्रेक रहेगा, उस ब्रेक में क्या है, मतलब जैसे कि तुम लोग ये कर सकते हो, अपना स्कूल का टर्म 1 का प्रिपरेशन कर सकते हो। इट इज ऑल्सो लाइक ए प्रिपरेटरी लीव फॉर टर्म 1 एज आई अंडरस्टैंड, है ना। तो क्या है, टर्म 1 का प्रिपरेशन कर सकते हो, और बाकी अपन फिजिक्स का लेक्चर जैसे अपन ने रोज एक लेक्चर भी लगा लिया, तब भी जो है अपन काफी आगे उसमें बढ़ जाएंगे, है ना बच्चों। हाँ सर।
हाँ देखो, केटीजी एंड थर्मो जो है वो अपन इसका सिलेबस करने के बाद केटीजी एंड थर्मो पे आ जाएंगे, है ना। एक बार अपना ये वाला सिलेबस खत्म हो जाता है तो केटीजी एंड थर्मो पे आ जाएंगे। अच्छा, केटीजी एंड थर्मो का ऐसा है कि अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम तो नवंबर से पहले ही खत्म करना चाहते हैं, तो उसका लिए एक ऑप्शन ये है कि किसी और टीचर से हम पैरेलली आपको पढ़वा दें। जैसे फिजिक्स की क्लास चल रही है अभी, तो पैरेलली किसी और टीचर से पढ़वा दें, बट ओनली इफ यू एग्री। अगर आप, ठीक, आप देखो मेरे हिसाब से क्या है, नवंबर के बाद भी अगर केटीजीएन थर्मो होता है या 11th का जो भी टॉपिक बच रहा है वो होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर फरवरी अटेम्प्ट भी देते हो तब भी क्या है, बल्कि नवंबर, बस आप ये कोशिश करो कि जो चैप्टर्स अभी अपन पढ़ रहे हैं उनकी खूब भरपूर प्रैक्टिस करो। देखो टर्म वन में तो काम आएंगे ही, कैपेसिटेंस वगैरह ये सारे चैप्टर्स आपके टर्म वन के सिलेबस में है ही, सही है ना। फिर अभी अपन मैग्नेटिक वाला पार्ट चालू कर देंगे तो वो भी टर्म वन का पार्ट है, ईएमआई भी टर्म वन का पार्ट है ना। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये तो पैरेलली आपका टर्म वन तो होता ही जा रहा है ना। हाँ सर। एसी तक हो जाएगा टर्म वन के पहले। देखो यार, एसी तक तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, स्कूल के एग्जाम के हिसाब से मैं करवा दूंगा तुमको एसी, है ना। ईएमआई तो तक तो काफी कुछ अपन कवर कर लेंगे टर्म वन तक। ठीक है, तो देखो क्या है, सिलेबस का कंप्लीशन का टेंशन तो मुझ पे छोड़ दो, है ना। वो मैं कंप्लीट करूंगा, तुम तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका होमवर्क कंप्लीट करने की टेंशन रखो, है ना। ये पहली बार तो है नहीं कि मैं पहली बार सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मतलब आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 12 years नाउ, तो क्वाइट एन एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस। और एक बार देखो क्या है ना कि एक बार जब बच्चों को बात समझ में आ जाती है ना, जैसे तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने में हमें समय लगा था, करंट में अपनी स्पीड थोड़ी रही। नाउ विद कैपेसिटेंस नाउ वी हैव नाउ अचीव्ड क्वाइट अ गुड मोमेंटम। So that way what happens is that when we start getting grip of things, सिलेबस तो अपने आप भाग जाता है, उसका दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की काफी ग्रिप आ चुकी है, तो एज आई अंडरस्टैंड आई एम completely confident that we will finish syllabus very easily by November and 12th portion easy नवंबर एंड तक हम लोग खत्म कर लेंगे। तो मतलब आप उसके बाद देखिए, यू हैव एम्प्टी, मतलब काफी काफी एम्पल ऑफ टाइम है अपने पास कि हम 11th भी रिवाइज कर सकते हैं। आपका जो ये होगा कंप्लीट 11th रिवाइज कराएंगे आपको, उसकी आप चिंता मत करो। जो जो चैप्टर बच रहा है वो भी पढ़ाएंगे, नया चैप्टर भी पढ़ाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय नवंबर, मतलब उसके बाद तो क्या है, ऑफलाइन भी पढ़ाने आ जाएंगे हम, है ना। तो वो वाली दिक्कत भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय सर। अभी अभी का पता नहीं, अभी मतलब रिवीजन कैसे कराएंगे। रिवीजन आपको क्या कैसे कराएंगे बेटा, चैप्टर्स पढ़ाएंगे, शॉर्ट में थ्योरी पढ़ाएंगे, एग्जांपल्स कराएंगे, वही होमवर्क देंगे और आपसे शीट डिस्कशन करेंगे। जिन चैप्टर्स में आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो उनका सीधे होमवर्क देंगे, शीट डिस्कस करेंगे, जैसे रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, है ना। इन तीनों चैप्टर्स को क्या है कंबाइन करके एक दिन में इनका थ्योरी पढ़ा करके सीधा शीट डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे जो थोड़े बड़े चैप्टर हैं आरबीडी वगैरह, उनका एक दो दिन पूरा इलस्ट्रेशंस वगैरह लेकर के कराएंगे और फिर उसका शीट डिस्कस करेंगे।
Yes, yes, yes. If offline, I will come. Definitely, I will come. हाँ, मैं ही रहूंगा. हाँ, right now I am not there, है ना. बट ये मेरा तुम्हारा प्रॉमिस है कि ऑफलाइन होगा तो मैं रहूंगा, है ना. वो तो है ही सही. ठीक है. तो क्या है बच्चों, अभी फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स. अभी क्या है, आप अपना जो स्कूल में जो जितने जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आप स्कूल की मदद से कर सकते हो, तो आप वो तो आप करते ही रहिए, है ना. और बाकी क्या है, बाकी तो मैं जो आपको पैरेलली पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से जबरदस्त तरीके से पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करिए, है ना. तो वो बढ़िया हो जाएगा. ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में.